नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के प्री के लिए, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं यूनिट 9 के पीवाईक्यू। और इस पीवाईक्यू में हम 2012 से लेकर 2025 तक सारे पीवाईक्यू इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। इसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अर्धचालक होते हैं, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले जान लीजिए कि अर्धचालक होते क्या हैं। तो अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता, क्या बोला, जिसकी चालकता चालक पदार्थ से थोड़ी सी कम होती है और कुचालक पदार्थ से अधिक होती है। ऐसे चालक पदार्थ को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल तो मानना कि जैसे कि ऑप्शन ए, यानी कि ए जो है ये एक पदार्थ है जो क्या है, चालक है। ठीक है। जो बी पदार्थ है ये कुचालक पदार्थ है। ठीक है। तो और ये जो है अर्धचालक पदार्थ है। तो जो चालक पदार्थ है इससे अर्धचालक पदार्थ की जो चालकता है वो कम होगी और कुचालक पदार्थ की जो चालकता है उससे अर्धचालक पदार्थ की अधिक होगी चालकता। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अर्धचालक बोलेंगे। हुआ क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि अर्धचालक होते क्या हैं। अब ध्यान रखना कि जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं। कैसे? एक होता है तात्विक और एक होता है मिश्रण। ठीक है। ये क्या होते हैं? तात्विक का मतलब ये होता है कि ये शुद्ध तत्वों से बने होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। और जो होते हैं मिश्रण, ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनाए जाते हैं, जैसे कि गैलेनियम आर्सेनाइट, इंडियम फॉस्फाइड। ये जो है मिश्रण होते हैं अर्धचालक, जो दो या दो अधिक तत्वों से बनाए जाते हैं। हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से जो अर्धचालक होते हैं ये तात्विक और मिश्रण दोनों होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखना कि यहाँ पर दिया गया है नहीं है बोला। ठीक है। जैसे कि नहीं तो क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, डायरेक्ट लगाते हो कि यहाँ पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं को पढ़ा नहीं, बोले है यानी कि पाम है, सिम्बियन है, ए और सी लाओ, खत्म करो। ध्यान रखना है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को जिसने ध्यान से पढ़ लिया उसका आधा पेपर वहीं हल हो जाता है। जैसे कि यहाँ बोला है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बोला है। क्या बोला है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करें पाम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे गार्नेट ओएस भी कहा जाता है, जो पाम पिंक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और 1996 में 1996 में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए पेश किया गया था। लेकिन बाद में ये बंद हो चुका है, यानी कि ये बंद हो चुके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। हुआ क्लियर? यानी ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं हम सिमियन ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अभी आप जो यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड जब नहीं आया था तो जो नोकिया फ़ोन है उसमें जो ओएस यूज़ होता था, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, वो एक्चुअली सिमियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। लेकिन कहीं पर भी हमने वेब ऑपरेटिंग सिस्टम और मेक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नहीं पढ़ा है। इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअली बी और डी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। मैंने जस्ट इसके पहले बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थ से कम और कुचालक पदार्थ से अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। हुआ क्लियर? और ये बताया था मैंने कि इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है तात्विक और एक होता है मिश्रण। तात्विक कहने का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध तत्वों से बने, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन। और जो मिश्रण है जिसमें दो या दो तत्वों से
मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हम मिश्रण अर्धचालक। हुआ क्लियर? अब यहाँ पूछा उसने कि अर्धचालक का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। तो ध्यान रखना, जो Ge है ये क्या है, तो ये जर्मेनियम है, ठीक है। और जो Si है ये क्या है, तो ये सिलिकॉन है। और जो GaAsP है ये क्या है, तो ये गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट है। क्या है? गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है। हुआ क्लियर? और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है मुख्य LED में। LED क्या होता है? LED। L मतलब क्या होता है? ये होता है LIGHT लाइट। E मतलब क्या होता है? ये होता है इमिटिंग, ठीक है। और D मतलब क्या होता है? ये होता है डायोड, ठीक है। और जो LED होता है इसमें जब विद्युत पहुंचती है तो विद्युत को कन्वर्ट कर देता है ये प्रकाश में। तो जो हमें चित्र दिखते हैं वो प्रकाश रूप में चित्र दिखते हैं, उसे कहते हैं LED, ठीक है। तो जो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है ये मुख्य रूप से LED और लेजर डायोड में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन A और C दोनों क्या है? ये अर्धचालक है। ऑप्शन SI यानी ऑप्शन B भी क्या है? ये सिलिकॉन, ये भी अर्धचालक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन D, उपरोक्त में से सभी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? बता चुका हूं मैं कि आपको जर्मेनियम दिखे, गैलियम दिखे, सिलिकॉन दिखे, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी अर्धचालक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन C जर्मेनियम। ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक है, यानी तात्विक अर्धचालक क्या है? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने उपयोग नहीं किया जा सकता? यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें कौन सी तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा नहीं होता। यानी 4 जो आपको दिए गए हैं ये तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा नहीं होता पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन A कहता है तापीय सक्रियता। तो तापीय सक्रियता क्या होता है पहले जान लीजिए। तापीय सक्रियता यानी कि थर्मल एक्सीटेंशन। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होता है, और जब उत्तेजित होता है तो इससे युग्म बनते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा होते हैं। यानी कि तापीय सक्रियता से तकनीक से हम इलेक्ट्रॉन हॉल बना सकते हैं, ऑप्शन A कहता है। ऑप्शन B क्या कहता है? इसमें क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या हॉल जो हैं परमाणु टकराते हैं, जिससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करते हैं। जब टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और उससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करेगा। तो जो ऑप्शन B तकनीक दी गई है उससे भी इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? ऑप्शन C प्रकाशीय सक्रियता की। तो प्रकाशीय सक्रियता यानी कि प्रकाश यानी कि फोटोन। फोटोन अवशोषित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, जो सोलर सेल, फोटोडायोड आदि से प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये भी जो है तकनीक कौन सी? प्रकाशीय सक्रियता भी इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करते हैं। लेकिन कहीं पर भी अशुद्धि अंतःक्षेप जो है इससे इलेक्ट्रॉन युग्म पैदा नहीं होते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? बताइए आप, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए। LED का पूर्ण रूप क्या है? तो मैं बता चुका था कि जो LED है इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। L मतलब क्या होता है? लाइट। L मतलब क्या होता है? LIGHT लाइट, ठीक है। E मतलब होता है इमिटिंग, ठीक है। और D मतलब क्या होता है? डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन D। और मैंने बताया था आपको कि जो LED है वो क्या है? एक अर्धचालक है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है। और जब विद्युत प्रवाह होता है तो ये क्या करता है, ये प्रकाश उत्सर्जन करता है जिस प्रकार से, और उसी कारण से हमें क्या, जो मूवी होती है, जो पिक्चर होता है, जो वीडियो हमें दिख पाते हैं। और मैंने बताया था कि जो गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड है, यानी कि GaAsP, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है, ये मुख्य रूप से LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड में उपयोग होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखना। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट है? सबसे पहले जान लीजिए कि जो लॉजिक गेट हैं ये क्या होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है, इसे कहते हैं लॉजिक गेट। क्या बोला मैंने कि एक से अधिक इनपुट और ओनली एक होता है आउटपुट, इसे कहते हैं लॉजिक गेट। अब सिंपल सी बात यह है कि लॉजिक गेट का उपयोग क्यों करते हैं, तो जो डिजिटल सर्किट होते हैं उसके निर्माण में लॉजिक गेट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लॉजिक गेट होते हैं वो बाइनरी संकेतों पर ही कार्य करते हैं, इसलिए लॉजिक गेट का यूज करते हैं डिजिटल सर्किट में। हुआ क्लियर? अब यहां पूछा है उसने कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा होता है, तो ध्यान रखना जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है वो होता है NAND। क्या होता है? ऑप्शन सी NAND होता है। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि NAND को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसका उपयोग करके हम अन्य लॉजिक गेट जैसे कि एंड, नॉर, नॉट और, ठीक है, या नॉर, इसको हम बना सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल गेट। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है, तो ध्यान रखना फ्लेमिंग ने दो नियम दिया है, एक दिया है दाएं हाथ का नियम और एक दिया है बाएं हाथ का नियम। तो ध्यान रखना जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, एक ऐसा नियम है जो बताता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है तो जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या होगी, ये बताता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। हुआ क्लियर? तो इसका संबंध किससे है, वो ऑप्शन ए और बी दोनों से है। चालक गति दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी बता रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की गति करते हुए चालक में जो प्रेरित धारा है वो किस दिशा में होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि देखना, ये है अंगूठा और ये है तर्जनी और ये नीचे जो है ये है मध्यमा उंगली, ठीक है। तो ध्यान रखना जो अंगूठा है ये चालक की गति को दर्शाता है, जो अंगूठा है ये चालक की गति को दर्शाता है, और इसी के लंबवत 90 एंगल में जो तर्जनी है ये दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा है यानी जो नीचे की ओर है ये दिखा रही है क्या, धारा प्रवाह की दिशा। और तीनों जो है ये 90 एंगल का होता है, जैसे कि ये इसके बीच 90 बनता है और इस केस में 90 बनता है, ठीक है। आप जो है उतना डीप मत जाइए, ओनली ये जान लीजिए कि फ्लेमिंग ने दो नियम दिया है, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, और इस नियम का एक ही उपयोग है, ये बताता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, बस, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कि निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है टनल डायोड। तो जो टनल डायोड है ये क्या होता है, ये जान लीजिए कि जब हम कोई पहाड़ को काट के रास्ता निकालते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सुरंग यानी कि ये होती है टनल।
उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है तो उसके लिए भी एक डायोड यूज होते हैं, इसे हम टनल डायोड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ मिलाते हैं, अशुद्धियाँ किसकी, वो होती है गैलीलियम आर्सेनाइड की जो अशुद्धियाँ मिलाते हैं, जिससे कि इसका जो क्षेत्र है ये हो जाता है पतला, सकरा हो जाता है। तो जो करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो बहुत तेज़ी से होते हैं, क्योंकि रास्ता सकरा हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट करने में उनको आसानी होती, इसलिए इसका उपयोग जो है अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो वो कौन सी इकाई है, वो इकाई है सीडेक। ठीक है, अगर हम बात करें सीडेक की, तो जो सीडेक है इसकी जो स्थापना हुई है, कब हुई है, तो ये हुई है 1988 को इसकी हुई है स्थापना। हुआ क्लियर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है पुणे में। हुआ क्लियर। इसकी उपलब्धि क्या है, तो इसकी उपलब्धि यह है इसने सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया है, इसकी उपलब्धि है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन और पूछेगा कि परम 8000 किसने बनाया है, सीडेक ने बनाया है। सीडेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में है। सीडेक की स्थापना कब हुई है, 1988 को इसकी स्थापना हुई है। इतने क्वेश्चन याद करेगा तो ध्यान रखना। सूचनाओं के आदान प्रदान को फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखना 3 मोड होते हैं। एक होता है सिंपल डुप्लेक्स, ठीक है, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो ये क्या होते हैं, यानी ये कुछ नहीं है, ये सूचनाओं को यानी कि इंफॉर्मेशन को भेजने और प्राप्त करने की एक तकनीक है, जिसे हम फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंपल डुप्लेक्स कहते हैं। सिंपल डुप्लेक्स में होता क्या है कि सूचना एक माध्यम में जाएगी बस, जैसे कि आपने इंटर मारा, आपने माउस क्लिक किया, तो माउस से जो सूचना पहुंची कंप्यूटर में, ये हो गई सिंगल डुप्लेक्स। जो हाफ डुप्लेक्स है, इसमें क्या होता है कि एक बार में इंफॉर्मेशन जाएगी, जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो अगली इन्फॉर्मेशन वहाँ से आएगी, यानी एक ही रूट है, एक रूट से आप जाओगे, एक से आओगे, ये कहलाएगा हाफ डुप्लेक्स में। जैसे कि ऑकी टॉकी, आप बटन दबाओगे तो अगला वाला बंदा बोलेगा, जब बटन प्रेस करोगे तो आप बोल पाओगे। तो एक टाइम में एक ही चीज़ आ पाएगी और सेकंड चीज़ को भेजना है तो उससे आपको अगली चीज़ को बंद करना पड़ेगा। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप रियल टाइम में ही दोनों लोग इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान कर सकते हो, इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। हुआ क्लियर। जैसे कि आप फ़ोन में बात करते हो, ये एक फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ बोला है उसने कौन सा, फुल डुप्लेक्स मोड से आपके समझते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेजे जा सकते हैं और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है, यानी कि एक रिसीवर भेजेगा और एक सेंडर भेजेगा, यानी एक रियल टाइम में होता है। तो इसका जो आंसर हो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो ध्यान रखना, जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं पहले ये समझ जाइए। पहले जान लेना कि जो कंप्यूटर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर और एक होता है डिजिटल सिग्नल। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ पे काम करता है, एक कंप्यूटर काम करता है बाइनरी डिजिट पर और एक कंप्यूटर जो होता है बाइनरी डिजिट पर काम नहीं करता। तो जो कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पर काम करता है उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर 0-1 पर काम नहीं करता उसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर।
ठीक है, एक होता है हाइब्रिड जो दोनों में काम करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये उठता है कि एनालॉग सिग्नल जब काम नहीं करता 0 1 पे तो किस पे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं भौतिक चीज़ों पर, जैसे कि तापमान पर। जैसे थर्मामीटर जो है वो एक एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल कहलाएगा क्योंकि वो तापमान पे काम कर रहा है। ठीक है, और ये परिवर्तनशील होते हैं कि भौतिक चीज़ बदलती रहती है, तो ये इनके जो रिजल्ट होते हैं ये बार बार बदलते रहते हैं। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है ये 0 1 पे काम करता है। लेकिन एनालॉग टू डिजिटल में हमको किसी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए प्लस कोड मॉड्यूलेशन, क्या है, प्लस कोड मॉड्यूलेशन प्रक्रिया का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वो क्लियर ध्यान रखना। कौन सा संचार माध्यम लेज़र लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, फाइबर ऑप्टिक्स। अब सवाल उठना चाहिए आपको कि फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है। तो फाइबर ऑप्टिक्स एक तकनीक है जो कांच व प्लास्टिक के पतले धागे, धागा मतलब यहाँ पे फाइबर का उपयोग करके प्रकाश तरंगों के रूप में डेटा को लंबी दूरी तक संचारित कर सकता है। इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। यानी अगर हमने आपको बोला कि आप यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर दूर तक, यानी भोपाल तक आप यहाँ से कोई वस्तु ले जाइए, तो आप उसे बहुत तरीके से बांधोगे, ठीक है, उसे वहाँ तक ले जाओगे, तो वहाँ तक ले जाने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी फाइबर ऑप्टिक्स। क्योंकि जो आप डेटा, जो सूचना ले जा रहे हो वो कहीं पर भी लीक नहीं होना चाहिए, कहीं पर उसका क्षरण नहीं होना चाहिए, कहीं जैसी यहाँ से आप भेज रहे हो वैसी वहाँ तक पहुँचे। ऐसी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, ऐसे डेटा को भेजने के लिए आपको फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करना पड़ेगा। यानी तकनीक होती है जो कांच या प्लास्टिक के पतले धागे, धागा मीन्स आप यहाँ प्लास्टिक का जो पतला धागा होता है उसे कहते हैं फाइबर, का उपयोग करके प्रकाश तरंगों के रूप में डेटा को लंबी दूरी तक संचारित करने की प्रक्रिया है, उसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लेज़र लाइट जो होता है, जैसे आप पॉइंट करते हो, ऑन करते हो, वैसे ही पॉइंट जो है वो जहाँ टारगेट होता है वहाँ तक वही पॉइंट जाता है, क्योंकि वो यूज़ करता है फाइबर ऑप्टिक्स का। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। 5G नेटवर्क के उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाला स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो ध्यान रखना, एक है 1G, एक है 2G, एक है 3G, ठीक है, और एक है 4G, और एक है 5G। ठीक है, और ये जितने भी आपकी जनरेशन है, जनरेशन कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो बढ़ जा रही है। अगर जो 1G है ये यहाँ पर यूज़ कर रहा था क्या, एनालॉग सिग्नल यूज़ कर रहा था, ठीक है, यानी कि एनालॉग सिग्नल आधारित था 1G। जो 2G है ये जो है डिजिटल सिग्नल का यूज़ करने लग गया, तो स्पीड उसकी और बढ़ गई। ठीक है, जो 3G है ये यूज़ करने लगा GPS, तो इसकी स्पीड और बढ़ गई डेटा ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, 4G यानी कि यहाँ पर जो है डेटा वो 100 Mbps तक बढ़ गया, और जो 5G है ये एक्चुअली बढ़ गया कहाँ से, 6 हर्ट्ज से ज़्यादा की स्पीड इसमें आ गई, डेटा ट्रांसफ़र करने की क्षमता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 हर्ट्ज से ज़्यादा, ये ध्यान रखना। ठीक है, माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा आवृत्ति है। तो पहले ये समझ जाइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है ये ऐसी तरंगें होती है जिसे यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ये निर्वात में भी प्रकाश की गति के साथ यात्रा कर सकती है, निर्वात में भी यात्रा कर सकती है चुम्बकीय तरंगें। इसलिए ऐसी जो तरंगें हैं इनका यूज़ करते हैं हम रेडार में, सैटेलाइट में, मोबाइल नेटवर्क में और माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, जिनकी जो स्पीड होती है वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
वह क्लियर ध्यान रखना। रेडियो संचार किसके द्वारा संभावित है? तो ध्यान रखना, जो रेडियो संचार है ये एक्चुअली ट्रायोड ट्यूब, ट्रायोड ट्यूब कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रायोड ट्यूब। ठीक है, तो इसमें एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है, एक होता है ग्रिड। जो कैथोड है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनको करता है, उत्सर्जित करता है, और जो एनोड है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर करता है, आकर्षित करता है, और जो ग्रिड है वो इलेक्ट्रॉन करता है, वो करता है कंट्रोल करता है। वो क्लियर? इस प्रकार से जो, और यही 3 कारण हैं कि ट्रायोड ट्यूब का यूज जो है ऑडियो और रेडियो संकेतों को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह क्लियर ध्यान रखना इस चीज का। यूएसबी पोर्ट किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो जो यूएसबी पोर्ट है ये 1996 में इसका विकास हुआ था। ठीक है, और जो यूएसबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो यू है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, जो एस है इसका मतलब होता है सीरियल, जो बी है इसका मतलब होता है बस। ठीक है, और इसमें जो यूएसबी पोर्ट होते हैं उसका जो, और ये भी ध्यान रखना कि यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके एक सिस्टम से अधिकतम 127 कितना 127 परिधि उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन करता है, इसलिए ध्यान रखना। यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधि उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? बता चुका हूं मैं कि इसका आंसर क्या है, 127 परिधि उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। वह क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है? तो ध्यान रखना, जो यूएसबी है इसकी जो विकास है ये हुआ था 1996 को, और जो यूएसबी होता है ये एक कंप्यूटर में अधिकतम 127 परिधीय उपकरणों को जोड़ने की क्षमता रखता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो यूएसबी को विशेष रूप से प्लग एंड प्ले कार्य क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे कि आप उसमें प्लग करोगे, उसे अटैच करोगे और सीधे वो काम करना शुरू कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन क्या है, तो वो है यूएसबी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? तो ये ध्यान रखना कि जो कंप्यूटर होता है ये भी एक शहर की तरह होता है। शहर यानी कि अपना जो आप जहाँ रहते हो शहर में वैसा होता है। तो जिस प्रकार से शहर में यातायात को मेंटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल को यूज़ किया जाता है ताकि उस शहर में जो वस्तु है, जो चीज़ जहाँ जा रही है उसे वहाँ तक पहुँचाए जाने में आसानी हो, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अपना अपना एक हब होता है, अपना अपना एक बस होता है जिससे कि वो यातायात तय करते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है उसका एक अपना यातायात होगा, जो मेमोरी है उसका एक अपना यातायात होगा, और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है उसका एक अपना अपना यातायात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो एड्रेस बस, तो 3 बस होंगे यहाँ पे, एक हो कंट्रोल बस, एक एड्रेस, एक डेटा बस। इसलिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस भी जो है ये प्रोसेस से कंट्रोल तक सिग्नल भेजने के लिए उपयोग होता है, इसलिए ये भी क्या होती है, इसकी दिशा एक होती है। ठीक है, लेकिन जो डेटा बस है ये द्विदिशात्मक यानी कि बाइनरी रिएक्शन होता है, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान प्रोसेस और मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द्विदिशात्मक यानी क्या होगा, डेटा बस। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। यूडीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, जो यूडीपी यानी कि यू यानी कि यूज़र, डी यानी कि डेटाग्राम, पी यानी कि प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय
विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है 1976 में। आंसर ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान है इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1976 में हुई है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली में। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके जो है चार क्या है, चार क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी है। एक कहाँ पर होगा, एक दिल्ली होगा। ठीक है, दूसरा कहाँ पर है, वो हैदराबाद है। और तीसरा कहाँ पर है, वो पुणे में है। और चौथा कहाँ पर है, वो भुवनेश्वरपुरम में है। ठीक है, इस प्रकार से इसके चार क्षेत्रीय वो भी हैं, क्या, क्षेत्रीय हेडक्वार्टर हैं। और ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, तो वो है नरसिम्हा शेषगिरी ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखना, नरसिम्हा शेषगिरी, क्या नाम है उनका, शेषागिरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये किया था नरसिम्हन शेषागिरी ने इसकी स्थापना की है। ध्यान रखना, हुआ क्लियर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है ये एक्चुअली आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना। वॉकी टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग किया जाता है, बताया था मैंने कि वॉकी टॉकी जो होता है, एक बार आप बोलते हो, बटन प्रेस होगी, फिर अगला बंदा बोलेगा, यानी कि एक बार में एक कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर दूसरा बोलेगा। इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो हाफ डुप्लेक्स कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डबल में क्या होता है, इसे आप रियल टाइम फ़ोन में बात करते हैं, वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, और जो सिंपल डुप्लेक्स उसमें क्या होता है कि एक बार में चीज़ एक तरफ से ही जा पाएगी बस, और रिसीव हो पाएगी। जैसे कि आपने जिस प्रकार से आपने माउस से इंफॉर्मेशन भेजा कंप्यूटर में, वो हो गया सिंपल डुप्लेक्स। ठीक है, वॉकी टॉकी यानी कि एक बार उसने बोला, फिर बटन प्रेस हुई, फिर वो बोलेगा। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स। और रियल टाइम में जो बात हो रही है आपकी फ़ोन में, वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स। इसका आंसर क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स। किसका, वॉकी टॉकी का। हुआ क्लियर। फिजियोलॉजिक खालिस्तान में बहुत सफल उपयोग हो रहा है, तो जो फिजियोलॉजी होता है क्या, जान लीजिए। तो ध्यान रखना, फिजियोलॉजिक जो है ये एक तरह का लॉजिक है, यानी कि तार्किक प्रणाली है जो 0-1, इस पे 0-1 के बीच में डिग्री की अनुमति देता है। और इससे क्या होता है कि ये ऐसा लॉजिक है जो मानवीय जो निर्णय है उसकी ये कॉपी करता है, और ऐसी कॉपी करता है कि लगता है कि मानव ने वो काम कर दिया। जैसे कि वॉशिंग मशीन जो है, आप बटन घुमाओगे एक बार और वॉशिंग मशीन में डालोगे कपड़े, तो वॉशिंग मशीन का जो राउंड अप होगा वो पूरा होते होते वो अपने आप मशीन बंद हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार का वहाँ पे चीज़ें डेवलप कर दी गई है कि इतने समय में कपड़े जो हैं वो धोके हो जाएंगे। ठीक है, उसको आप बटन को इतने बार घुमा दोगे, इतने राउंड घुमा दोगे, 1 2 3 4 में कर दोगे, तो सिंपल सी बात है कि वो उतनी स्पीड से घूमेगा और एक समय बाद अपने आप वो जो मशीन है वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगी। वो सर लगता है उसको मशीन को कि इसके कपड़े धुल गए। तो ये जो लॉजिक काम कर रहा है, ये लॉजिक एक्चुअली 0-1 के बीच में डिग्री की अनुमति के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिक। और इसका बहुत उपयोग कहाँ करते हैं हम, ये करते हैं वॉशिंग मशीन में, ठीक है, और एयर कंडीशनर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और डिश वॉशर में भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर है, ध्यान रखना। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल किस लेयर पर किया जाता है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि OSI का मतलब क्या होता है। O का मतलब होता है ओपन, S का मतलब होता है सिस्टम, I का मतलब होता है इंटरकनेक्शन। इसका मेनली यूज़ क्या है इस मॉडल का, ये डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजता है। तो इसे 7 लेयर होती इसमें, जो अपना एक विशिष्ट कार्य करती है। जैसे कि जो लेयर है कौन सी, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर,
इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप उपयोग करता है, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो तो सबसे करीब होता है ये यूज़ करता के, ठीक है। और ये जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य को करती है। दूसरा है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुति। यह डेटा को एक ऐसा फॉर्मेट में बदलता है जो एप्लीकेशन लेयर इसे समझ सके। फिर है सेशन यानी कि यहाँ पर कनेक्शन स्थापित करके उसे व्यवस्थित करना और समाप्त करने की जिम्मेदारी होती है सेशन लेयर की। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें क्या करता है, जो डेटा होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांटता है और ये सुनिश्चित करता है कि जो क्रम है जाने का वो सही होना चाहिए। फिर आता है नेटवर्क लेयर। इसमें क्या होता है, यह डेटा को नेटवर्क पर रूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आता है डेटा लिंक। इसमें क्या होता है, यह सुनिश्चित करती है कि डेटा एरर फ्री हो और विश्वसनीय हो। फिर आता है फिजिकल लेयर। इसमें क्या होता है फिजिकल लेयर में कि यह डेटा को फिजिकल माध्यम जैसे केबल पर भेजने की जिम्मेदारी लेता है। इस प्रकार से ये 7 लेयर होती है और इसी ही मॉडल को बोलते हैं OSI मॉडल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, O से ओपन, S से सिस्टम, I से इंटरकनेक्शन। अब यहाँ बोला है कि जो इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल किस लेयर पर करता है। तो देख लेना कि जो रिपीटर होता है इसका कार्य केवल इतना होता है, ये सिग्नल को रीजनरेट करना और उसे लंबी दूरी तक पहुंचाना होता है। और यह जो है डेटा को ना तो प्रोसेस करता है ना ही इसका एड्रेस को समझता है, इसलिए रिपीटर जो है केवल फिजिकल लेयर पर ही कार्य करता है। हुआ क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजिकल लेयर। निम्नलिखित में से किस प्रतीक नियम का उपयोग FOPL के रूप में होता है। तो ये FOPL क्या होता है, जो F का मतलब होता है वो होता है फर्स्ट, O से ऑर्डर और P से प्रिडिक्ट और L से लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक होता है ये FOPL, ठीक है। अब ये जो है ये प्रतीक और नियम का उपयोग करता है क्या, वो करता है ऑप्शन प्रिडिक्ट और ऑप्शन बी लॉजिक क्वांटिफायर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो होता है प्रिडिक्ट, ये जो है FOPL यानी कि फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक का उपयोग करके कथन और संबंध को व्यक्त किया जाता है इससे, ठीक है। दूसरा होता है लॉजिक क्वांटिफायर, और जो लॉजिक क्वांटिफायर होता है ये FOPL में क्वांटिफायर जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है उल्टा ए और उल्टा ई। इसका मतलब होता है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का उपयोग कथनों को फॉर्मूला और विशिष्टता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रिडिक्ट और लॉजिक क्वांटिफायर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्रतीक और नियम का उपयोग FOPL में होता है, ये यूज़ करता है दो, एक करता है प्रिडिक्ट और एक करता है लॉजिक क्वांटिफायर। हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से कौन एक स्थिर एल्गोरिथम होता है। तो ध्यान रखना जो स्थिर एल्गोरिथम होता है ये होता है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट करता क्या है, ये संख्या को गिनकर उसकी गणना करके उसका उपयोग करके जो तत्व होते हैं उनको ये शॉर्ट लिस्ट करता है, इसलिए ये स्थिर एल्गोरिथम कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है। तो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक है हिल क्वाइबलिंग सर्च, ठीक है। जो डेप्थ है यानी कि DFS, इसे DFS भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों से संबंधित किसका है, ये है 8 क्वीन प्रॉब्लम का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये समझ जाइए कि जो 8 क्वीन जो प्रॉब्लम है इसका मुख्य रूप से जो संबंध है वो है बैक ट्रैकिंग सर्च से। अब जो बैक ट्रैकिंग सर्च है ये और DFS संबंध क्या है, तो ध्यान रखना जो बैक ट्रैकिंग है ये क्या होता है समझते हैं पहले। तो बैक ट्रैकिंग जो है ये DFS का संबंध है इससे।
बैक ट्रैकिंग एक प्रकार का डेप्थ फर्स्ट सर्च रणनीति है जिसमें एक व्यवस्थित तरीके से सभी संभावनाओं समाधानों की खोज की जाती है। वह क्लियर, जितनी भी समस्या हो सकती है संभावना रूप से उसकी खोज की जाती है डेप्थ फर्स्ट सर्च में। वह क्लियर। और जो 8 क्वीन समस्या है उसमें बैक ट्रैकिंग जो है डीएफएस की तरह गहराई में जाकर समाधान तलाशता है। यदि उसे कोई भी रास्ता गलत साबित होता है तो वह पीछे लौट जाता है। इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग, यानी पीछे के लौट जाता है अगर उसे कोई समस्या समाधान नहीं मिल रहा है तो। लेकिन हिल क्वालिंबिंग सर्च यह एक लोकल सर्च तकनीक है जो वर्तमान स्थिति में बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह क्या होता है 8 क्वीन समस्या के लिए उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि यह पूर्ण समाधान की गारंटी नहीं देता और जो लोकल मैक्सिमम होता है उसमें फंस जाता है। ठीक है, तो जो 8 क्वीन प्रॉब्लम है इसके सर्चिंग मैकेनिज्म में 2 चीज संबंधित है। एक है हील क्वाइंबिंग सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। बी और सी सही हो जाएगा इसका आंसर। हुआ क्लियर, दोनों होंगे इसका आंसर। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, जो सामाजिक नेटवर्क यानी कि सोशल नेटवर्क होता है ये व्यक्ति और उनके बीच संबंध को दर्शाता है और इसी संबंध को ग्राफ या ट्री के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ग्राफ और ट्री दोनों होगा, ए और बी। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। पहले ये जान लीजिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। ये एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है, ये ऐसा एक नेटवर्क होता है जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है ये कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ग्राफ टोपोलॉजी का यूज़ होता है। लेकिन कहीं पर ही ग्रिड टोपोलॉजी का यूज़ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा कि यहाँ पूछा उसने कौन सा नहीं है। वह क्लियर। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए एक खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है स्विचिंग, राउटर, रूटर, गेटवे। अब ये क्या है, ये सभी जो है एक डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन सबका अपना अपना एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। जैसे कि स्विचिंग जो नेटवर्क होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है एक ही नेटवर्क में, किसमें, जैसे लेन या लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके भीतर ही डेटा पैकेट को ये सेंड करता है। तो वो स्विचिंग के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो राउटर है, राउटर जो होता है 2 अलग अलग नेटवर्क, जैसे कि लेन से वेन या अलग लेन से अलग लेने भेजना है तो उसके लिए राउटर का यूज़ करते हैं डेटा सेंड करने के लिए। और जो काम रूटर करता है वही काम राउटर भी करता है, यानी कि दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए डेटा पैकेट को सेंड करना है तो रूटर और राउटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए, और इन दोनों का यूज़ जो है ये होता है सीमित उपयोग के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर सी भी होगा और बी भी होगा। वह क्लियर, ये दोनों सही हो जाएंगे इसका आंसर। अब बात करते हैं गेटवे की। तो जो गेटवे होता है, गेटवे एक्चुअली क्या होता है, 2 असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं गेटवे का। अगर 2 असमान जो नेटवर्क है उसको जोड़ना है तो गेटवे, एक ही नेटवर्क में ट्रांसफ़र करना डेटा तो स्विचिंग, ठीक है, और 2 अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने के लिए सीमित उपयोग करना, छोटा एरिया है तो वो रूटर और राउटर। वह क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा सी और बी, ये ध्यान रखना। एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर नहीं है, तो यहाँ से कौन सा बोल रहा है कि कौन सर्वर नहीं है, तो यहाँ पर जो है फाइल सर्वर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि फाइल सर्वर होता है, ठीक है, अनुउपयोग सर्वर होता है और प्रिंट सर्वर होता है, परंतु कहीं पर भी नेटवर्क सर्वर नामक कोई विशिष्ट सर्वर प्रकार का नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा उपयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं। अगर वो संकेतों को
अगर कोई रिसीवर है वो संदेश के जो स्रोत है उसके द्वारा उपयोग करके संकेतों की व्याख्या कर रहा है तो वो कहलाता है विसंकेत। क्या कहलाता है? उसका आंसर हो जाएगा विसंकेतन। विसंकेतन जब होता है ये प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर उन संकेतों को प्रतियोगी व्याख्या करता है और उनका अर्थ समझता है, उसे कहते हैं विसंकेतन। अगर इसे ही इंग्लिश में बोलते तो क्या बोलते? इसे बोलते हैं हम डिकोडिंग। डिकोडिंग हुआ क्लियर है? ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, साइंस का, तो आप उसे इंग्लिश में ही पढ़ना। हिंदी में पढ़ोगे तो आप गलत करने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कि कनेक्शन, विफलताएं, डेटा हानि आदि से उभरने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता खालिस्तान कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि, कनेक्शन, विफलता, डेटा हानि होने के बाद भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क अपनी क्षमता से काम कर पा रहा है तो उसे कहते हैं लचीलापन या रेसिलियस। उसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, लचीलापन कहते हैं। हुआ क्लियर? कौन से दो सेंसर मोबाइल में होते हैं जो डिस्प्ले को हमारे फोन पकड़ने के तरीके के अनुसार खड़ा यानी कि वर्टिकल और लेटा यानी कि हॉरिजॉन्टल करने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो है एक्सेलेरोमीटर और एक है जायरोस्कोप। तो जो एक्सेलेरोमीटर होता है ये क्या करता है? ये जो है फोन को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पहचानने में ये मदद करता है, और जो जायरोस्कोप है ये कोणीय गति को मापता है जिससे स्क्रीन स्वतः ही रोटेट और बेहतर स्थिति में हो जाती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एक ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ने और उसमें से टेक्स्ट यानी कि पाठ को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर, OCR होता है जो ऑप्टिकल स्कैनर को किसी चित्र को पढ़ने, उससे उसके टेक्स्ट को समझने, पहचानने में उपयोग करता है, उसे कहते हैं OCR। हुआ क्लियर? प्रिंट का रिजोल्यूशन किस इकाई में मापा जाता है? तो जो प्रिंट होता है उसका जो रिजोल्यूशन होता है उसे मापते हैं हम DPI में। DPI का जो अर्थ होता है वो होता है डॉट प्रति इंच, यानी कि आपका जो डिस्प्ले होगा उसमें जितने डॉट होंगे आपका जो रिजोल्यूशन है वो उतना ही शानदार होगा। तो उसकी जो इकाई पूछा है वो है DPI यानी कि डॉट प्रति इंच। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।